जब भी ग्लोबल न्यूज़ पर नजर जाती है, एक नाम बार बार सामने आता है, ईरान। कभी लाल सागर में ड्रोन हमलों को लेकर, तो कभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये एक देश हमेशा इतने सारे विवादों और झगड़ों के बीचों बीच खड़ा रहता है? चलिए, आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि ईरान क्यों हमेशा ग्लोबल टेंशन के सेंटर में रहता है। ये सवाल सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स और एनालिस्ट के भी दिमाग में घूमता है कि भाई एक ही देश इतने सारे ग्लोबल और रीजनल झगड़ों का सेंटर पॉइंट कैसे हो सकता है। इसका जवाब असल में पावर बैलेंस के एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छुपा हुआ है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दुनिया का सारा सोना आपके पास है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास मोहल्ले की इकलौती बंदूक है। अब बताइए असली पावर किसके पास है? मिडिल ईस्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों के पास तेल का भंडार है, मतलब दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन इनके हाथ में है। लेकिन जो असली पावर है, जो असली बंदूक है, न्यूक्लियर वेपन्स, वो किसके पास है? अमेरिका, रूस, चीन, इन देशों के पास। और यही जो इम्बैलेंस है ना, यही सारे झगड़े की असली जड़ है। तो चलिए पावर के इस असंतुलित खेल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी पर फोकस करेगा कि ये स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस मिडिल ईस्ट के भविष्य को कैसे तय कर रहा है। और इस पूरे पावर इम्बैलेंस के बीच में एक ऐसा फैक्ट है जो गेम ही बदल देता है। वो ये कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और वो है इजराइल। बस ये एक चीज उसे इस रीजन में एक अलग ही लेवल की ताकत देती है, और साथ ही अमेरिका को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। जब तक ये सिचुएशन है, पावर का तराजू हमेशा एक तरफ झुका ही रहेगा। तो ईरान इस इनबैलेंस को बराबर करने के लिए क्या कर रहा है? वो उस एक ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो इस पूरे खेल को बदल सकती है, एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और यहीं से हम इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे चर्चित पहलू पर आते हैं। तो आखिर न्यूक्लियर वेपन्स इतने जरूरी क्यों हैं? ये सब न्यूक्लियर डिटरेंस के सिद्धांत की वजह से है। ये एक तरह की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। कोल्ड वॉर के बारे में सोचिए, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कभी एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों जानते थे कि अंजाम दोनों की पूरी तबाही होगा। बस यही ताकत और सुरक्षा की गारंटी अब ईरान चाहता है। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाना कोई हलवा तो है नहीं। इसके लिए एक बहुत ही खास चीज चाहिए, वेपन ग्रेड यूरेनियम 235। और ये आपको ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता। आपको पहले नेचुरल यूरेनियम निकालना पड़ता है और फिर उसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसे यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। समझ लीजिए कि ये सोने की खदान से सोना निकालने जैसा है, बस आप यहाँ एटम्स के साथ डील कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ईरान इस रास्ते पर कितना आगे बढ़ चुका है, और जैसा कि हम देख सकते हैं वो खतरनाक हद तक करीब है। एक हथियार बनाने के लिए आपको 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, और ईरान वो 60% का लेवल पहले ही पार कर चुका है। मतलब वो फिनिश लाइन से बस कुछ ही कदम दूर खड़ा है। लेकिन ईरान का ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, उनके टॉप साइंटिस्ट की हत्या हुई है, उनके प्रोग्राम को हैक किया गया है, और इंटरनेशनल सैंक्शंस के बोझ तले उनकी इकोनॉमी चरमरा रही है। और फिर पैसे का सवाल तो है ही। इसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अमेरिका ने 1996 तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर $6.1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए थे। 6.1 ट्रिलियन। अब सोचिए ईरान जैसे देश के लिए, जिसकी इकोनॉमी पहले से ही दबाव में है, ये रकम कितनी बड़ी होगी। ये सिर्फ एक बम बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री को चलाने की बात है। चलिए अब न्यूक्लियर स्टेज से थोड़ा हटकर उस दूसरे बड़े खेल पर फोकस करते हैं जो मिडिल ईस्ट में खेला जा रहा है, रीजनल डोमिनेंस, यानी इलाके में बादशाहत की लड़ाई। मिडिल ईस्ट में एक और पावर गेम चल रहा है, और ये है ईरान और सऊदी अरब के बीच। ये एक पुरानी सल्तनत और एक नई सल्तनत के बीच की टक्कर है। दोनों ही मुस्लिम दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं। ईरान के पास हजारों साल पुरानी तारीख है, तो सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना की चाबियां हैं। ये टेंशन उनके हर रिश्ते में नजर आती है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए ईरान इंफॉर्मेशन का बखूबी इस्तेमाल करता है। वो सऊदी अरब को अमेरिका की कठपुतली की तरह दिखाते हैं, एक ऐसा मैसेज जो मुस्लिम दुनिया में कई लोगों को सही लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद को एक ऐसे अकेले सच्चे इस्लामिक रिपब्लिक की तरह पेश करता है जो बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़ा है।
और ये लड़ाई सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स की शक्ल में लड़ी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड है और पूरे पूरे देश इसके मोहरे बने हुए हैं। जैसे देखिए, यमन में ईरान हूती विद्रोहियों के साथ है तो सऊदी अरेबिया सरकार के। लेबनान में ईरान के पास शक्तिशाली हिजबुल्लाह है। बहरीन में वो एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे आपको इन दोनों की परछाई जरूर मिलेगी। और ये हमें इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टुकड़े पर लाता है, वो स्ट्रैटेजी जो ईरान अपने ताकतवर दुश्मनों का सामना करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, ईरान को भी पता है कि वो अमेरिका या इजराइल से आमने सामने की जंग में नहीं जीत सकता। उनकी आर्मी छोटी है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो वो क्या करते हैं, वो खेल के नियम ही बदल देते हैं। एक सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय वो एक शैडो वॉर या छाया युद्ध छेड़ते हैं। एक ऐसी जंग जिसमें वो खुद कभी सीधे तौर पर सामने नहीं आते। और इस शैडो वॉर का उनका सबसे बड़ा हथियार है कुद्स फोर्स। इसे आप CIA और स्पेशल फोर्सेस का एक मिक्सचर समझिए, जिसका एक ही काम है प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देना। लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूती विद्रोहियों तक ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो ईरान के दुश्मनों को उलझाए रखता है, जबकि ईरान खुद सेफ जोन में रहता है। और यहीं पर ईरान की स्ट्रैटेजी का असली कमाल दिखता है। वो शिया सुन्नी के फेर में नहीं पड़ते। ईरान खुद एक शिया देश है, लेकिन वो हमास जैसे सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। क्यों? क्योंकि दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, इजराइल। ईरान के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मंत्र है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरान एक लंबा गेम खेल रहा है। वो आज की लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, वो एक दशक बाद होने वाली जंग जीतने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये प्रॉक्सी नेटवर्क एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। भले ही आज उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा हो, उन्हें यकीन है कि यही प्रॉक्सी ग्रुप्स आखिर में उन्हें इस रीजन में वो दबदबा दिलाएंगे जो वो चाहते हैं। तो हम आज एक ऐसे मुश्किल खेल के बीच में खड़े हैं जहां न्यूक्लियर एम्बिशंस, रीजनल दुश्मनी और शैडो वॉर्स सब एक साथ चल रहे हैं। ईरान एक बहुत ही खतरनाक गेम खेल रहा है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वो इससे बहुत चालाकी से खेल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सैंक्शंस, स्ट्रैटेजी और परछाइयों के इस लंबे खेल में आखिर में